नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब से अपग्रेड राउंड ओवर हुआ है, ख़ासतौर पर कैंडिडेट्स के मन में बड़ी आशंका है कि क्या अब ड्यू एडमिशन ओवर हो गए हैं, क्योंकि जब सीटें ही नहीं बची हैं तो अगले राउंड और ख़ासतौर पर मिड एंट्री करने का जो है वो क्या कारण है, क्यों मिड एंट्री हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सर जो है वो माने कि अब ड्यू के एडमिशन ओवर हो गए हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुन्नू जी। मुझे लगता है कि जो अभी डेटा जिसको मैं देख पाया, अगर इसका टोटल मैं देखूं तो 74,100 के करीब एडमिशन हो गए हैं, और जैसे हमारी टोटल सीटें हैं वो है 71,600। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी सीटें हमारे पास अवेलेबल थी उससे ज़्यादा एडमिशन हो गया। तो क्या अब एडमिशन नहीं होगा, जो बच्चों के मन में है। आपके माध्यम से जितनी समझ मेरे को इस डेटा से आई, अभी भी एडमिशन होगा। हाँ, कैसे होगा, किस कॉलेजेस में एडमिशन होगा, किस प्रोग्राम में होगा, वो एक अपने आप में उसको समझने की आवश्यकता है। अगर कुछ कोर्सेज में जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, वो प्राय सभी महाविद्यालयों में एडमिशन उनके तकरीबन ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गए होंगे। कुछ कॉलेजेस में जो कि बच्चों की प्रेफरेंस में प्राय नीचे होते हैं, वहाँ अभी भी सीटें खाली होंगी। अगर मैं सिंपल सी एक बात करूं कि 71,000 और 74,000, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 3,000 एडमिशन फालतू हुआ। तो 3,000 एडमिशन तो तकरीबन 5% भी नहीं होता। और बहुत से ऐसे महाविद्यालय हैं जिनमें एडमिशन जो है 30%, 35% ज़्यादा है। टोटल में 5% ज़्यादा हुआ है, और कुछ महाविद्यालयों में 30% एडमिशन, 40% एडमिशन ज़्यादा है। अर्थात कुछ कॉलेजेस कुछ ऐसे रह गए होंगे जहाँ पे एडमिशन उनकी सेंशन से कम है। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों की अवेलेबिलिटी रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली एक डेटा को चेक करें, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो 97,387 बच्चों को एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, पहली ही लिस्ट में ये सारे बच्चे अगर एडमिट हो गए होते तो 71,000 सीटों के अगेंस्ट 97,000 से ऊपर एडमिशन हो गया होता, यानी कि प्राय टोटल 14-15% एक्स्ट्रा एडमिशन हो गए होते। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा कि उसी में सिर्फ 83,000, 83,500 बच्चों ने अल्टीमेटली कहा कि हम एडमिशन लेंगे, और उसमें से भी 21% बच्चे एंड में एडमिशन के लिए नहीं आए। तो 65,000 ही बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म किया। और अगर वो डेटा देखें तो अभी भी आने वाले टाइम में 10 से 12,000 एडमिशन की पॉसिबिलिटी रहेगी। हाँ, किन महाविद्यालयों में होगी, किस प्रोग्राम में होगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो जब पोर्टल खुलेगा उससे ही पता लगेगा कि हर कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितनी सीटें बची हैं। एक और जो क्वेश्चन आपने पूछा मिड एंट्री पे, अर्थात वो बच्चे जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के प्रोसेस में किसी वजह से, जिन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर महाविद्यालय में कोर्स में हाँ करने के बावजूद किसी टेक्निकल या पर्सनल रीज़न की वजह से वो अपनी एडमिशन फाइनल नहीं कर सके, उनको भी मौका दिया गया कि आप अब सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट एक किसी कॉलेज में और किसी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप है दिल्ली विश्वविद्यालय का कि अगर किसी बच्चे को कोई ग्रीवांस है जिसमें प्राय बच्चा अपनी किसी त्रुटि की वजह से वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सका, उसको इनडायरेक्टली उस ग्रीवांस को रिडर्सल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उन बच्चों को मिड एंट्री के नाम से एक बार एक मौका दे दिया गया कि आपने फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में किसी वजह से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सके, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है
कि क्या जब अब थर्ड लिस्ट में ये होगा, अगर आप थर्ड लिस्ट के प्रोसेस में देखें, इसमें दो तरह के एडमिशन की हमने बात की। एक नॉर्मल प्रोसेस जो कि हम थर्ड लिस्ट की तरह उसको समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड लिस्ट थी, और एक जो कि एडमिशन था वो हमारा जो सुपर न्यूमेरिक परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिशन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर कैटेगरीज है, आपका स्पोर्ट्स है, ईसी है, सीडब्ल्यू है, इस तरह की। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा जी कि मैं आज एक कॉलेज ए में हूँ और मेरे को अपनी 5वीं या 6ठी चॉइस का कॉलेज और प्रोग्राम मिल गया, मैं इससे खुश हूँ, और अब रिज़ल्ट आया मेरा परफॉर्मेंस बेस का, और परफॉर्मेंस बेस का रिज़ल्ट मैं सोच रहा था कि अब मुझे इसमें एडिटिव एडवांटेज होगा, तो मैं अगर 5वीं प्रेफरेंस में था तो मेरे को अब चौथी, तीसरी, दूसरी या एक पहली प्रेफरेंस में मुझे शायद मौका मिलेगा। ऐसा इसमें आवश्यक नहीं होगा। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि आप मान लीजिए स्पोर्ट्स के या ईसीए में किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब अगर आपका एडमिशन ऑर्डिनरी फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में किसी महाविद्यालय में हुआ था, या आप अपग्रेड होकर भी सेकंड लिस्ट में किसी महाविद्यालय किसी प्रोग्राम में पहुंचे थे, अब आप अपनी परफॉर्मेंस बेस में देखते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको 5वीं से वो चौथे वाले में मिल जाए। ये हो सकता है कि चौथे नंबर पे जो कॉलेज महाविद्यालय था या जो प्रोग्राम था उसमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई सीट ही नहीं थी, या उस एक्टिविटी में जो सीट थी वो किसी और प्रोग्राम को चली गई। तो ये बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपने सोचा था कि इस प्रोग्राम में मुझे अगर 20 के स्केल में 15 नंबर पे मिला था, तो अब इसमें 1 नंबर 2 नंबर मेरा परफॉर्मेंस से जुड़ गया, वो 16 या 17 हो गया, और वो सीट मेरे को अपनी जो चौथा या तीसरी या दूसरी प्रेफरेंस थी उसमें इसका एडवांटेज हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिशन की मैपिंग करते हैं, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो किसी कॉलेज में क्रिकेट की टीम की आवश्यकता है। वो हो सकता है कि आपकी जो प्रेफरेंस में है वहाँ पे क्रिकेट का बच्चा ना लेके फुटबॉल का लें, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफ वो होता है। अब जो थर्ड राउंड में है इसमें दोनों चीज़ें चलेंगी। कुछ बच्चों ने मान लीजिए किसी कॉलेज ने 50 सीटें ऑफ़र की अंडर ईसीए और 45 बच्चों ने एडमिशन लिया। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि पहले ही अपनी उनको हायर प्रेफरेंस मिली हुई थी ओपन में, तो इस वजह से ना आए। और कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड सीट्स के लिए अप्लाई किया और अभी तक वो इस महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से बाहर भी चले गए होंगे। तो इस वजह से थर्ड राउंड में ये चीज़ें भी आएंगी, लेकिन प्राय वो बच्चे भी इसमें एडमिशन के लिए ज़रूर होंगे और अच्छा नंबर होगा जिनको अभी भी सीटें नहीं मिली है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है, क्या थर्ड राउंड में मेरे को अपग्रेड भी हो सकता है? प्राय ये लगता है कि उसमें अपग्रेड की सिस्टम भी रहेगा, और लेकिन विश्वविद्यालय ने ये साफ कर दिया कि अब इट इज़ लाइक कि जो एडमिशन हो चुके हैं, अब हर कॉलेज में जहाँ सीटें खाली हैं उसके हिसाब से रैंक की लिस्ट बनेगी और वो उस हिसाब से उसमें एडमिशन होगा। थर्ड राउंड का सर जो नोटिफिकेशन जब भी पीछे उसमें कहा गया कि जो उसकी कट ऑफ होगी उसका रिलेशन पिछली कट ऑफ से नहीं होगा। हाँ तो क्या आपको लगता है सर कि कट ऑफ कुछ गिरेगी? बिल्कुल, देखिए अगर कट ऑफ तो गिरेगी, अगर नहीं गिरेगी तब बाकी एडमिशन नहीं होंगे, फिर तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि हम एडमिशन नहीं कर रहे। लेकिन जो नंबर अगर आप देखें और हमारे विश्वविद्यालय की सोच रही फर्स्ट लिस्ट से 71,000 सीट के अगेंस्ट हम ज़्यादा सीटें ऑफ़र करना चाह रहे हैं, और अभी भी जो टोटल नंबर है वो तो सिर्फ 4 या 5% ज़्यादा है। और कुछ महाविद्यालय अभी भी ऐसे होंगे और कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे हर कुछ महाविद्यालयों में जहाँ पे सीटें अभी भी खाली बची हैं, तो नेचुरली सीटें तो बच्चे आएंगे ही, लेकिन उनकी एक अलग से मेरिट और लाइन बनेगी। इसलिए आने वाले टाइम में जो थर्ड राउंड होगा उसमें ये सारी सीटें होपफुली भर जाएंगी। एक सर जो है वो हमने देखा है शॉकिंग डाटा जो है 30 अगस्त तक जो है वो जो एडमिशन्स थे वो 75,000
83 हाँ थे जी। और जब ये अपग्रेड राउंड समाप्त हुआ 3 सितंबर को, तो शाम 6 बजे तक जो एडमिशन के आंकड़े थे वो 74,108, यानी कि लगभग 1,000 के आसपास एडमिशन विड्रॉ हो गए शायद, बिल्कुल घट के नीचे आ गया। नहीं तो ऐसा क्या withdraw शुरू हो गया है, सर? देखिए विड्रॉ अगर आप देखिए आप खुद 75,000 में से अगर 1,000 चला गया तो ये तो 1.5% है। ये तो अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं पर्टिकुलरली साइंस कोर्सेज में, जिसमें वो बच्चा कोशिश करता है वापस जेई और मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम दोबारा देने के लिए। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसा इसमें कोई घबराने की या कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी सर आपके हिसाब से जो आने वाले राउंड्स हैं उनमें स्टूडेंट्स के लिए सीट रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़ना चाहते हैं और कहाँ उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। कई बार हमारी सोच किसी महाविद्यालय के प्रति टिल्ट हो जाती है, ना कि किसी प्रोग्राम की तरफ। इस वजह से बच्चा एंड में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है जब वो उसमें पढ़ना शुरू करता है और उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आप अपना इंटरेस्ट, अपनी प्रेफरेंसेस प्रोग्राम में रखें और उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।